बहुत बहुत स्वागत है न्यूज रूम में आज के हमारे मेहमान डॉक्टर तनुज खत्री का। मीडिया पैनल में जेएमएम से डॉक्टर तनुज खत्री हमेशा मजबूती से पार्टी का पक्ष रखते हैं। बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने राज्य को लूटने का काम किया है उन्हें आप वोट नहीं दे। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस हेमंत सोरेन हो चुका है। 2016 में रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने और इसके अगले साल 2017 में ब्रिटिश सरकार के बुलावे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व यूके लंदन में किया। अच्छा, जो स्टार प्रचारक का नाम घोषित हुआ है उसमें कल्पना सोरेन का भी नाम है। विपक्ष कर रहे हो तो 4 दिन हुआ है राजनीति क्या नहीं, तो चार दिन हुए ही तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? प्रभात तारा मैदान में जो हुंकार कल्पना सोरेन जी ने भरने का काम किया है, आपकी रातों की नींद उड़ गई है। आप एक महिला से डर रहे हैं। लगातार 8 दिनों तक वहां के तमाम यूनिवर्सिटीज पॉलिटिकल शो तक में झारखंड की आवाज बने। 99 न्यूज के न्यूज रूम में आज हमारे मेहमान डॉक्टर तनुज खत्री हैं। माहौल चुनावी है और इस चुनावी माहौल के बीच हमारे न्यूज रूम में एक खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद है बातचीत के लिए। तनुज खत्री किसी पहचान के तो मोहताज नहीं है। तनुज, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। तनुज को जाना जाता है अपने विरोधियों पर अटैक करने के लिए, क्योंकि हमने देखा है पिछले कई सालों से जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल में से कोई भी जबरदस्त प्रहार करता है तो तनुज न सिर्फ पार्टी को डिफेंस देते हैं बल्कि उसी अंदाज में विरोधियों पर वार भी करते हैं। तनुज, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आज की इस बातचीत में, क्योंकि हमारे तमाम जो न्यूज रूम के साथी हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, एक ही करके आपका पहले परिचय करा देते हैं, फिर बातचीत का दौर शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी दीपिका है, वंदना है, रंजन है, शेखर है, प्रेम है और यशवंत है, और हमारे साथ और भी हमारे कई साथी हैं जो थोड़ी देर में जुड़ेंगे आपके साथ इस संवाद के बीच में। लेकिन पहला सवाल इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि माहौल चुनावी है और इस चुनावी माहौल के बीच जो वार हो रहा है आप लोगों के ऊपर, वो सबसे बड़ा वार इसी बात को लेकर के हो रहा है कि बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने राज्य को लूटने का काम किया है उन्हें आप वोट नहीं दें। आप राज्य में या देश में एक सशक्त सरकार बनाए, मोदी जी के साथ आए। आप बीजेपी की इस दलील को कैसे खारिज करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये खोखली दलील आज झारखंड के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है जो सीधे तौर पर आज झूठे आरोपों में, षड्यंत्र में फंसा करके एक लोकप्रिय, एक युवा आदिवासी मुख्यमंत्री को इन्होंने जेल भेज दिया। उस जेल भेजने के बाद भी लोग कहते हैं कि जेल में नींद नहीं आती है, लेकिन जेल भेजने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ी हुई है। ये आज भी इनको उतना ही डर है हेमंत सोरेन जी की लोकप्रियता से, जो जन समर्थन, जो जनता का प्यार उन्हें मिला। तो इनके पास झारखंड के अंदर में कोई चेहरा नहीं है। और मैं ये दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, ये चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस हेमंत सोरेन हो चुका है। जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे जब आपको दिखेगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के बाहर से सभी नेता आएंगे और इनकी कुर्सियां खाली रह जाएंगी। लेकिन इस बीच वो तो कह रहे हैं कि हमारे पास नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जो सूचियां जारी हो रही है उसमें कई पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम है, कई सांसदों के नाम है, कई दिग्गज नेताओं के नाम है। वो तो ये कह रहे हैं कि उनकी आंधी में आप टिक नहीं पाएंगे, आपके पांव जड़ सहित उखड़ जाएंगे। देखिए, बहुत हास्यास्पद बात है, आज देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम करने वाले, तैयारी करने वाले युवाओं से जब आप पूछेंगे ना कि देश का कृषि मंत्री कौन है, सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके पास है, तो 100 में से 90-95 लोग को आंसर नहीं पता होगा, क्योंकि एक ही चेहरा का प्रचार इतना हुआ, एक ही चेहरा आज पार्टी बना हुआ है, नरेंद्र मोदी जी का। तो आज झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नेता नहीं है। वो लगातार हेमंत सोरेन जी ने 4 वर्षों तक जो कार्य किया, जिस प्रकार से जन आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया, हम समझते हैं कि उसके जवाब में उन्होंने जेल भेजने का काम किया। आपके पास कोई सबूत नहीं है, आज के डेट तक कोई सबूत नहीं दे पाई है भारतीय जनता पार्टी और ईडी। चलिए आगे हमारे और भी साथी हैं, उनका भी सवाल लेते हुए
तनुज, मेरा सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि चुनावी माहौल है, चुनाव शुरू हो चुका है, देश में मोदी लहर है। अगर हम बात करें राम मंदिर, महिला आरक्षण में, ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिसे लेकर जनता की जुबान पर जो है मोदी मोदी हम सुन रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन कैसे डिफेंड करेगी? देखिए, राम मंदिर का जिक्र आपने किया। श्री राम जी का मंदिर तो बन गया, भले ही आधा अधूरा मंदिर बना था, उसका उद्घाटन चुनाव को देखते हुए किया, लेकिन कोई बात नहीं। जनता अब इन सब धार्मिक मुद्दों को लेकर के वोट देने नहीं जा रही है। जनता को चाहिए कि आपने जो पेट्रोल हर 15 तारीख को और हर 30 तारीख को महीने के में कुछ चंद पैसे या 1 रुपया बढ़ता था, आपने उस पेट्रोल और डीजल को प्रतिदिन 50 पैसा, 40 पैसा, 1 रुपया बढ़ा के आज 100 के पार कर दिया। आप जो 400 पार बोल रहे हैं मोदी जी, ये आप डरे हुए हैं। आप साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक गेम खेलना चाह रहे हैं देश की जनता से, और देश की जनता जान रही है कि 400 पार सीट तो नहीं होने जा रही है, 400 पार डीजल होने जा रहा है, 400 पार पेट्रोल होने जा रहा है, 400 पार सरसों तेल होने जा रहा है। और जिस तरीके से 700 किसानों की हत्या हुई देश के दिल्ली के बॉर्डर पर, कहीं फिर से 400 का आंकड़ा डी डराने वाला, ये अहंकार। लेकिन तनुज भाई, मेरा इसी में एक सवाल है, वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ इसमें, वो ये कि कल तक आप लोग बीजेपी से पूछते थे कि मंदिर वही बनेगा, वो उनका लाइन था, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब तो वो ये कह रहे हैं कि तारीख भी हमने बता दिया, मंदिर भी सामने है, लाखों लोग डेली श्रद्धा के साथ वहां दर्शन कर रहे हैं, लेकिन जो विरोधी हैं, जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, उनके पेट में दर्द है। देखिए, एक चीज मनीष जी समझने की जरूरत है कि मंदिर पर, भगवान पर भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट तो नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी नहीं भी इस देश में जब नहीं थे, जब ये मुखबिरी कर रहे थे अंग्रेजों की, तब भी देश में मंदिर थे, तब भी देश में पूजा होती थी, और आदि काल से पूजा होते जा रही है। और हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास देश में ये भी मुद्दा इनका नहीं कैश हो पाएगा। मैं बता रहा हूं, बन गया, बात अच्छी बात है, हम पूजा पाठ करेंगे वहां पे जाकर के, लोग जाएंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। देश की जनता ने ये मूड बना ली। वोट महंगाई पर होगा, वोट रोजगार पर होगा, वोट आपने पूरा सरकारी तंत्र को, सरकारी तंत्र से सिर्फ ईडी सीबीआई की बात हम नहीं कर रहे हैं, सरकारी तंत्र में एसबीआई आता है, सरकारी तंत्र में एलआईसी आता है, एयर इंडिया आता है, एयरपोर्ट आता है, इंडियन रेलवेज आता है। और मनीष जी, मैं आपको रोचक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के जो पार्टी का नाम है बीजेपी, उसमें भारत आता है ना, लेकिन सबसे ज्यादा इनको भारत से नफरत है, इंडिया से नफरत नहीं है। ये आज जरूर इंडिया गठबंधन बना है तो इंडिया के नाम की परिभाषा से ये नफरत कर रहे हैं और भारत का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इनको असल नफरत भारत से है। कैसे? भारतीय रेल, बीएसएनएल, भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड, और जहां जहां भारत है उसको इन्होंने बेच दिया, अब बचा कुछ नहीं है। तो ये भारत को बेचने वाले लोग। लेकिन तनुज जी, लोगों की बात जो हम जनता से सुनते आ रहे हो, उसकी वही चीज मैं आपके सामने रख रही हूँ। लोगों का कहना है कि अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है, हम महंगाई सह लेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हर तबके के लोगों पर ध्यान दे रहे हैं, वो महिलाओं पर ध्यान दे रहे हैं, वो मुस्लिम महिलाओं पर ध्यान दे रहे हैं, वो युवा अगर बात करें उन पर ध्यान दे रहे, विद्यार्थियों पर ध्यान दे रहे, तो महंगाई हम सह लेंगे, लेकिन वोट तो हम प्रधानमंत्री मोदी को देंगे, बीजेपी को देंगे। इसमें मैं एक लाइन में बोल देता हूँ, ये कहना चाह रही है कि जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए, हमें एक ऐसा मजबूत चेहरा चाहिए जो देश को संभाल सके, जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख हो, जो भारत की सीमाओं की रक्षा कर सके। और यही वजह कि इस तरह के बयान आपने भी देखे हैं, लोगों के बयान। अच्छा कि आपने भारत की सीमाओं का जिक्र कर दिया, मैं उसी पर आ रहा था। आज भारत का मैप आप लेकर के आइए, चारों तरफ से चाइना ने घेर लिया है, को चारों फ्रंट पर, चाहे केरला से हो, चाहे भूटान के पास से हो, कश्मीर के पास से हो, पाकिस्तान से तो पहले ही आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, अब तो बिरयानी खाने जाते हैं उनके पास। और चाइना चारों तरफ से, अगर आपके पास मैप हो तो आप चलाइएगा इस हमारे इंटरव्यू पर, चारों फ्रंट से चाइना ने घेर लिया है, लेकिन फिर भी आप चाइना के साथ झूला झूलते हैं। और तो तैयारी तो ये भी है कि अगर ये इसके बाद ये जो चुनाव हो गया और ये अपने मंसूबे में हालांकि सफल नहीं होंगे, ये तो चाइना को फॉलो करने जा रहे हैं, ये तो पुतिन को फॉलो करने जा रहे हैं, कि कवायद करने जा रहे हैं।
तो ये तो देश को चाइना को सौंपने की कवायद है। तनुज जी, मेरा आपसे सीधा सवाल एक वोटर के तौर पर होगा कि मैं जेएमएम को वोट क्यों करूं, महागठबंधन को वोट क्यों करूं, बीजेपी को क्यों ना करूं? तो इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा एक सवाल से, अगर आप इजाजत दे तो। आप बताइए कि आप भाजपा को वोट क्यों देंगे? आप जेएमएम को क्यों वोट देगा देना है? ये आपने वोट करूं, हाँ? मोदी की गारंटी पे वोट करूं। ठीक है, सिर्फ गारंटी। उनकी गारंटी क्या थी 2014 में और 2019 में? 2014 में थी 2 करोड़ युवाओं को नौकरी प्रति वर्ष, ये गारंटी एक्सपायर हो गई। गारंटी थी गंगा मैया को साफ करने की, वो गारंटी एक्सपायर हो गई। गारंटी थी स्विस बैंक से काला धन लाने की 14 में, और 19 में ऑफिशियल रिकॉर्ड है कि जो काला धन था वो इन 10 सालों में 10 गुना बढ़ गया। तो इन 10 सालों में किसने जमा किया? कांग्रेस ने तो नहीं किया होगा। किसने किया? भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों ने किया। ये जांच का विषय है। तो इनकी सारी गारंटी फेल हो चुकी है। और मैं आप काफी पढ़ी लिखी नजर आती हैं, समझदार नजर आ रही हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप वैसी गारंटी पर नहीं जाएंगी जो एक्सपायर कर चुकी है। और मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा तनुज जी कि महागठबंधन पर अक्सर परिवारवाद को लेकर आरोप लग रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है आप? देखिए, हमें लगता है कि हम सब यहाँ जो बैठे हुए हैं, हम सभी लोग, तो परिवार के कारण ही हम यहाँ हैं। हमारे माता पिता हैं तभी तो हम और आप यहाँ हैं। तो ये बहुत बुरी बात है। क्यों बुरी बात है? कि ये आरोप कौन लगाता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग लगाते हैं और उनके छोटे बड़े नेता लगाते हैं। ये मोदी जी और योगी जी पे वार करते हैं। कैसे वार करते हैं? ये उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री ने तो बताया ना शायद कि उन्होंने परिवार को क्यों छोड़ा, और दूसरी तरफ योगी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी बताया होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार नरेंद्र मोदी जी को ये याद दिलाते हैं कि आपका परिवार नहीं है, आपने मंगल सूत्र की कीमत को नहीं समझा, उसकी अहमियत को नहीं समझा। तो जो देश की अहमियत को, जो मंगल सूत्र की अहमियत को कदर करता है, उसी को देश में राज करना चाहिए। लेकिन एक सवाल है, शेखर से पहले सवाल है, तो फिर मैं ये सवाल। तनुज जी, मैं शेखर हूँ। मेरा सबसे पहला, मेरे 2 सवाल हैं बेसिकली आपसे, लेकिन मैं पहला सवाल आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मैंने कई तस्वीर, अभी आपने उर्गुलान रैली किया हुआ था और कई जगह मैंने देखा है जहाँ जेएमएम जब करती है रैली वगैरह, तो उसमें जो लोग पहुँचते हैं उसमें बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ जो उसमें आपके समर्थक रहते हैं वो आपके कोर वोटर्स रहते हैं। मतलब एक जो उस वंश से चलता रहा है, जो आंदोलन में देशोम गुरु के साथ थे, उनके परिवार वगैरह, यूथ के वोट रहते हैं आपके साथ। लेकिन आपके पास क्या पॉलिसीज है, क्या नीतियां हैं यूथ को कनेक्ट करने के लिए? क्योंकि झामुमो के साथ अब कैसे और किन मुद्दों पे आने वाले वक्त में और भी ज्यादा, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, आने वाले वक्त में फिर विधानसभा चुनाव होंगे, यूथ को कैसे कनेक्ट करेंगे आप जेएमएम के साथ? किन मुद्दों पर करेंगे? क्योंकि आपने अभी जिक्र किया, नौकरी का जिक्र किया, यूथ का जिक्र किया है। मैं इसी बिहाफ पे आपसे ये चीज पूछ रहा हूँ कि किस तरह कनेक्ट करेंगे इस परिवार के साथ? देखिए, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कोर वोटर्स होते हैं, तो ये कोर वोटर्स आज 1 साल से नहीं, 45-50 सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ स्थापना काल से जुड़ा हुआ है। तब जब स्थापना काल से वो कोर वोटर्स हैं, तो उसमें आज युवा भी शामिल हुए। उनकी जो पहले की पीढ़ी थी, उन्होंने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को शामिल करते गए और एक बड़ा कुनबा तैयार हो चुका है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। इसीलिए आपको झारखंड जेएमएम की रैलीज में उस तरीके से कतारबद्ध तरीके से कुर्सियां लगती हैं, उससे 4 गुना ज्यादा लोग उपस्थित होते हैं। और जहां तक सवाल है युवाओं की, इस राज्य ने, झारखंड के लोगों ने, हालांकि देश के अंदर में और राज्य के अंदर में चुनाव जो होते हैं वो डायरेक्ट चुनाव नहीं होते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा 2019 का वो पल जब राज्य के अंदर चुनाव हो रहे थे, तो राज्य की जनता मुख्यमंत्री को बदलने के लिए और मुख्यमंत्री को चुनने के लिए वोट दे रही थी, चाहे वो किसी भी गठबंधन का प्रत्याशी क्यों नहीं था। लोग, मैं बड़ी बात कह रहा हूं कि एक फेस पर चुनाव जरूर हुआ था। आज ठीक है, हम पर भी ये आरोप लग सकता है कि नरेंद्र मोदी के फेस पर चुनाव हो रहा है तो क्या बात है, लेकिन झारखंड के अंदर में इतने पहली बार जब चुनाव हुआ था तो वो हेमंत सोरेन जी को वोट देने के लिए हुआ था, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए हुआ था। और आप देखें, पद संभालते ही 2020 में
जिस प्रकार से जो जेपीएससी लंबित थी उसको किसने कराने का काम किया? हेमंत सोरेन जी ने कराने का काम किया। 7वीं 8वीं 9वीं 11वीं 12वीं 13वीं ये जेपीएससी अभी 35 दिन में रिजल्ट आया है पीटी का। तो लगातार युवाओं के साथ में है, लेकिन मैं चूंकि इसको इतने इजी काउंटर के साथ नहीं खत्म करूंगा आपके महत्वपूर्ण सवाल को। जिस प्रकार से हमने जो नीति बनाने की कवायद की, जो स्थानीय नीति थी, जो 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति थी, वो क्यों थी? वो यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले भी इसकी विरोधी थी और आज भी इसकी विरोधी है। इसलिए 9वीं अनुसूची में या देश के संसद में या भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में कहीं नहीं होता है। और उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने बैक डोर से दूसरे लोगों को कोर्ट भेजा ताकि नीति रद्द हो और यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिले। फिर भी हमने रोजगार देने का काम किया अल्प समय में। और अभी आचार संहिता लागू है, जैसे ही ये आचार संहिता खत्म होगी आप देखिएगा रोजगार की बारिश होगी। युवा सड़कों पर नहीं मिलेंगे, युवा लाइब्रेरीज में पढ़ते हुए मिलेंगे। मेरा दूसरा सवाल तनुज जी आपसे एक चीज है कि आप यूथ हैं, मूवी वगैरह देखते होंगे, कई सारे मूवी वगैरह आपने भी देखे होंगे, शौक लगता होगा। कई स्टेट्स में अब क्या है कि लग चुका है, फिल्म सिटी वगैरह सब बन रहा है, कई जगह आप देख रहे होंगे। आपके पास झारखंड में अभी तक कोई फिल्म के लिए कोई नीति नहीं है, कोई अभी तक फिल्म सिटी नहीं है। मुकुंद नायक जैसे चेहरे जो हैं एक समारोह और मंच तक ही सीमित रह जाते हैं। इतनी बड़ी विरासत है आपके पास, लेकिन बावजूद इसके पास आप देखिए कई जगह आपके पड़ोस में ही कई स्टेट्स हैं, बिहार है, भोजपुरी देखिए कितना नाम कर गया है, मैथिली आगे बढ़ रहा है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज। आपके स्टेट में झारखंड में क्या हो रहा है कि कोई भी जो रीजनल लैंग्वेजेस है उस बिहार पे आगे बढ़ने यानी तो पॉलिसीज नहीं है गवर्नमेंट के पास, यानी तो किस मुद्दों पे किस बिहार पे पिछड़ रहे हैं, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? देखिए आपका जो सवाल है इसके लिए मैं सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका दोषी मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? फैक्ट में आंसर दूंगा मैं कि जो आपने स्थानीय भाषाओं की बात की, जब राज्य अलग हुआ तो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक यहाँ उन्होंने शासन किया। लेकिन क्या किसी स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर उन्होंने स्थानीय भाषा को कंपलसरी किया? अगर आप स्कूल में ही कंपलसरी करते, चाहे वो झारखंड बोर्ड में ही आप इसकी शुरुआत करते, तो आज जो बच्चे निकल करके आते वो बाद में जाकर के उन भाषाओं को अडॉप्ट या पढ़ना नहीं पड़ता, वो स्कूली शिक्षा में ही उनको वो भाषा मिलती। और जब स्कूली शिक्षा में वो भाषा मिलेगी, आज हिंदी, अंग्रेजी, अन्य विषय स्कूल में, आप कंप्यूटर आपने स्कूल में ही पढ़ा होगा संभवतः, उसके बाद आप उस पर काम करते होंगे। अगर स्कूल में कंप्यूटर नहीं पढ़ाया जाता लोगों को, तो क्या कॉलेज लेवल पर कंप्यूटर समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा, कठिनाई होगी। तो स्कूल लेवल पर भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत यहाँ की स्थानीय भाषा को नहीं डाला, वहां से शुरुआत होनी चाहिए। और वहां से जब शुरुआत होगी तो हम समझते हैं कि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो जब सब लोग एक ही भाषा बोलेंगे, अपनी स्थानीय भाषा बोलेंगे और सीख पढ़ करके, लिख और पढ़ दोनों काम करेंगे, तब हम समझते हैं कि संस्कृति का भी विकास होगा, उससे जुड़े जो कलाकृत हैं, चलचित्र हैं, उनका भी विकास होगा और उनको भी वो आगे स्वयं बढ़ाएंगे, किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेताजी, दूसरे चरण का चुनाव होना है, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर सहित बीजेपी के तमाम लीडर आपको घेर रहे हैं। सैम पैत्रोदा के उत्तराधिकारी टैक्स वाले मामले पे जो बयान उनका आया था। दूसरा, लगातार वो कह रहे हैं आपके जो बड़ी अलाई पार्टनर है कांग्रेस की नजर महिलाओं के सोना पर है। तीसरा, राहुल गांधी के उस बयान को जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्सरे करेंगे और दाल के डब्बे में, जो डब्बे में महिलाएं पैसा रखी होगी उसको भी स्कैन करके दूसरे को दे देंगे। और इस पे कहीं ना कहीं पूरा इंडिया अलायंस थोड़ा बैकफुट पे दिख रहा है। देखिए, जहां तक सैम पैत्रोदा जी के बयान की बात है, मुझे लगता है कि कल ही कांग्रेस पार्टी का उस पर स्टेटमेंट आया है, चंदन जी आपने भी देखा हो। लेकिन ये सारे विषय इंटेलेक्ट विषय हैं और उन्होंने अमेरिका का एग्जाम्पल दिया, जहां वो इंडियन जो ओवरसीज के कांग्रेस के वो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं। अमेरिका में क्या हो रहा है उसको लेकर के उन्होंने अपनी राय रखी है, मैं समझता हूं निजी तौर पर। और देश दुनिया में किस तरीके के पॉलिसीज है उस पर डिबेट होनी चाहिए। आपने महिला आरक्षण की घोषणा कर दी लेकिन लागू करने के लिए लंबा समय दे दिया, जबकि वो अगर चाहते आप तो पहले भी कर सकते थे। आज महिला प्रत्याशी किसकी सबसे ज्यादा है? झारखंड की हम बात करें तो इंडिया गठबंधन की सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास आज मुद्दा नहीं है, इंडिया के स्तर पर मुद्दा नहीं है, इसलिए अमेरिका में कुछ कहा गया हो
तो उसको वो यहाँ विषय लेकर ऐसा नहीं लगता कि चुनाव से पहले कांग्रेस इंडिया अलायंस के लोग हर बार कुछ न कुछ ऐसा मुद्दा देते हैं? पिछली बार भी 2019 के चुनाव के दौरान सैम पेत्रोदा अंत समय में उनका एक बयान आया था, दंगे हुए तो हुए, और उसको पूरे बीजेपी अलायंस ने मजबूती से रखा सामने और उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ, जो अलाई पार्टनर थे उनको हुआ। और इस बार भी जिस तरह से उत्तराधिकारी टैक्स के बाद उनका आया है खंडन, उन्होंने फिर से सफाई दिया है, लेकिन उसके बजाय उनके पहले बयान पे ही पूरी तरह से बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी की समझ नहीं, वो पढ़ाई लिखाई करने के समय में क्या कर रहे थे मैं बार बार दोहराऊंगा नहीं तो देश के शिक्षा मंत्री को बदलना नहीं पड़ता होगा, और उसके बाद भी कोई शिक्षा मंत्री कौन बना ये मैं बता दूंगा। अगर सवाल मैं पूछने लग जाऊंगा तो बहुत लोग नहीं बता पाएंगे कि कौन है आज शिक्षा मंत्री। गूगल करके तो सभी बता देंगे चंदन जी, लेकिन मुद्दा कौन देता है 2019 में मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने रामलीला मैदान से देश के सैनिकों के नाम पर वोट मांगा और दूसरी तरफ पुलवामा होता है। 400 पार तो आप बता रहे हैं, लेकिन 400 किलोग्राम आरडीएक्स कहां से आज तक नहीं पता हो। इसके लिए कौन सी ईडी लगेगी, इसके लिए कौन सा सीबीआई का हेडक्वार्टर खुलेगा, ये बताना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। झारखंड से भी शहीद हुए थे। तनुज जी, मेरा एक ही सवाल है, आप लोग एकता दिखा रहे हैं, यहाँ महागठबंधन में एक साथ हैं, और एक तरफ आप ही देखिए, आप ही के पार्टी से ये चमरा लिंडा हैं, ये सिमडेगा से आके खूंटी में आप ही के पार्टी के पूर्व विधायक है जो नामांकन कर दिए, और तीसरा एक नाम आ रहा है जो आप जान ही रहे हैं, जिनका नाम है लोबिन हेम्ब्रम, आप ही के पार्टी। आप लोग किस तरह से एक हैं? देखिए, पहली चीज तो इसको ऐसे समझने की जरूरत है, ये ऐसे पोर्ट्रे होता है जब भी कोई किसी दल का एग्जिस्टिंग व्यक्ति नामांकन करता है, तो ये पोर्ट्रे कैसे होता है कि जैसे कि जेएमएम नहीं सिंबल दे दिया और गठबंधन टूट गया। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन इसका प्रेजेंटेशन वैसे किया जाता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं कि जेएमएम नहीं सिंबल दे दिया कांग्रेस के खिलाफ। इस तरीके की बातें पोर्ट्रे की जाती है। और जहां तक जो भी विषय आए हैं उसमें हमारे पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का भी ये कहना है कि नामांकन की वापस लेने की तिथि अभी भी है और नामांकन वापस लिया जाएगा, और नहीं लेंगे तो पार्टी अपना डिसिप्लिनरी काम करेगी। तो आपके नेता आपके कंट्रोल में नहीं है, ऐसा लग रहा था लोग। आप लोबिन हेम्ब्रम लगातार पार्टी के विरुद्ध बयान देते हैं, नेता पे ही सीधा सवाल उठा देते हैं। देखिए, हम तानाशाह नहीं है, हम नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं है कि हम नेताओं को कंट्रोल में रखेंगे। हमारे नेता जनता के कंट्रोल में, और जो जनता के कंट्रोल में होता है तो फिर जनता तय करती है उसका भविष्य। लेकिन अगर वो आपके सहयोगी पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं, तब ऐसी देखिए, जवाब तो उठेगा, बिल्कुल सवाल उठेगा, और आप सवाल से कोई भागेगा भी नहीं। और मैंने तो कहा कि हमारे पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व में ने कल ही कहा, आदरणीय महासचिव जी ने भी कल ही कहा है कि जो भी इस तरीके की घटनाएं होंगी उस पर डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए जाएंगे। अभी समय है नामांकन को लेकर वापस लेने को। और तनु जी, हमने कई लोगों से सुना, आपने बीजेपी पर वार किया, जंगल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। बीजेपी का नारा 400 है, इंडिया एयरलाइंस कैसे वो 400 नारा को रोकेगा? क्या मुद्दे हैं आपके पास, क्या रोड मैप है? आप युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, क्यों आपको वोट करेंगे, कैसे आप रोकेंगे? पहली बात तो 400 का नारा झूठा नारा है। आप 400 लाने की बात अगर कह रहे हैं, वही हम भी बोल रहे हैं, हम भी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या, कैसे रोकेंगे? देश में कितनी सीटें हैं बताइए? 543 सीटें हैं ना, तो 400 सीटें आप लाइएगा, यानी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप देश में प्रेसिडेंशियल शिप लाना चाहते हैं क्या? आप प्रधानमंत्री, राज्य की विधानसभा, विधान परिषद, नगर पंचायत सबको खत्म करके एक प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं क्या? ये उसकी कवायद है क्या? कोई अहंकारी ऐसा बात कहेगा, कोई डरा हुआ व्यक्ति ऐसा बात कहेगा? ये झूठ बोल रहे हैं। इन 150 में नहीं आएंगे, हम बैठेंगे यहाँ पे, 150 से 180 नहीं पार कर पाएंगे ये लोग। ये नैरेटिव से सेट कर रहे हैं। देखिए, मैं विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, कई विषयों में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है, लेकिन चूंकि मेरा स्ट्रीम मैनेजमेंट का था इसलिए मैं साइकोलॉजी विषय नहीं कर पाया मनीष जी, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में अनुमति नहीं थी, सब्जेक्ट होना चाहिए था, लेकिन ये साइकोलॉजी से खेल रहे हैं। भले मैंने पीजी साइकोलॉजी नहीं किया है, लेकिन मैंने मैनेजमेंट किया है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया है, और उसमें एक विषय है कि लोगों के साइकोलॉजी से कैसे खेलना। ये 400 बोल के पहले ही आपको बता रहे हैं, तब तो आप प्रचार क्यों कर रहे हैं?
तब आप पानी पी पी करके गाली क्यों दे रहे हैं विपक्ष के नेताओं को? तब आप अमेरिका में बैठा हुआ कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तब तक तो चिंता ही नहीं होनी चाहिए। 400 आ गए यानी कि आप तो पहले ही बहुमत ले आए, इसका मतलब झूठे लोग हैं, झूठ परोस रहे हैं। और इस झूठ का जवाब हम विकास से देंगे। इस झूठ का जवाब जो नोटबंदी करके इन्होंने घोटाला करने का काम किया उससे देंगे। अच्छा, बीजेपी लगातार सवाल कर रहे हैं कि इंडिया एयरलाइंस ऐसे कैंडिडेट को क्यों उतारते कि फिर उन कैंडिडेट को वापस लेना पड़ता है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अब हमको तो सोना है, रेपिस्ट को सामने खड़ा कर दिया है, चाहे बिस्कुट पियेंगे सोतेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, जिस व्यक्ति के हाईएस्ट डिग्री पर ही सवाल हो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि राज्य की जनता उनको सीरियसली नहीं लेती है। हम ग्राउंड पे भी जाते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता है। और ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, किसने सबसे ज्यादा प्रत्याशी बदलने का काम किया टिकट देने के बाद? इसकी शुरुआत किसने की? भारतीय जनता पार्टी ने की। टिकट दे दिया, दुमका से बदल दिया। ये तो वो लोग हैं जो पिच पर प्लेयर, बैट्समैन सारे एसेसरीज के साथ पहुंचता है बल्ला लेकर के और ड्रेसिंग रूम से उसको वापस बुला लेते हैं। उस बेचारे की क्या स्थिति होती कि वो सोचने की बात। अच्छा, लोहरदगा में जनता किसको वोट करे, चंद्रा लिंडा को करे या सुखदेव भगत को करे? देखिए, अभी तो उसका जवाब मैंने दे दिया। सिर्फ लोहरदगा की यहाँ बात क्यों होगी? ये पूरे देश की बात है। नहीं, अब पूरे झारखंड की बात है। एक सीट पर बात करके हम किसी चीज बात को हल्का नहीं करेंगे आपके इतने बड़े सवाल को, क्योंकि आपने बात किया है 400 पार के झूठे बातों का, उसका जवाब हमें देना है। और उसका जवाब झारखंड में बखूबी मिलने जा रहा है। और सिर्फ झारखंड में नहीं, अन्य राज्यों का भी सर्वे आप देख लीजिए, स्थिति खराब है। इसकी मदर ऑर्गेनाइजेशन इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, ये तक स्थिति है। अच्छा, जो स्टार प्रचारक का नाम घोषित हुआ है उसमें कल्पना सोरेन का भी नाम है। विपक्ष कर रहे हो तो 4 दिन हुआ है राजनीति के आने में, उसको स्टार प्रचारक घोषित कर दिया। तो 4 दिन हुए हैं तो आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तब तो आपको अगर 4 दिन हुआ है तब तो आपको उन पर कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। इसी मात्र से ये साबित है कि महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर के गिरिडीह गांडे की किसी सभा से लेकर के और प्रभात तारा मैदान में जो हुंकार कल्पना सोरेन जी ने भरने का काम किया है, आपकी रातों की नींद उड़ गई है। आप एक महिला से डर रहे हैं, आप एक महिला का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात मैं पुनः दोहराऊंगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि कल्पना अब कल्पना नहीं है, कल्पना अब वास्तविकता हो चुकी है। और ये वास्तविकता बहुत भारी पड़ने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। अब मेरा इसी में एक सवाल जुड़ा हुआ है, क्योंकि लगातार कल्पना को लेकर के सियासत हो रही है। क्योंकि आप आज के वक्त में झारखंड मुक्ति मोर्चा की वो फ्रंट फेस हो चुकी है, चाहे वो प्रभात तारा मैदान की हम बात करें या फिर अदर जो पॉलिटिकल प्रोग्राम्स आपके हो रहे हैं उसकी बात करें। कल्पना, जैसा आप कह रहे हैं कि अब महज कल्पना नहीं बल्कि हकीकत हो गई है, लेकिन आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि एक बार फिर परिवार के लोगों को ही मौका देने की कोशिश की जा रही है। परिवारवाद का ये भी एक बीता जाता उदाहरण होगा, जहां पर हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनके भाई वसंत सोरेन को मौका नहीं दे करके बल्कि कल्पना सोरेन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और बाकायदा वो उदाहरण दे रहे हैं प्रभात तारा मैदान। भारतीय, मैंने तो कहा था आप ही के चैनल पे, मैंने कहा कि ये जग्गा जासूस और बोगा जासूस बन चुके हैं। गुजरात में सबसे बड़े नेता, गुजरात उस वक्त के, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई बार मैंने नाम ले लिया है इसी चैनल आपकी परिचर्चा में, किसकी जासूसी करवाई उसमें, किसने उनका सहयोग दिया था? दिल्ली के विधानसभा में ये मसला उठा, गुजरात के विधानसभा में ये मसला उठा। तो ये इनके पास कोई काम नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं। देश की जनता को तो, युवाओं को तो बेरोजगार किया ही किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को भी बेरोजगार कर दिया, मुद्दा विहीन कर दिया। और ये मुद्दा विहीन इसलिए हो गए कि 4 सालों में हेमंत सोरेन जी ने जो काम किया है उसका जवाब नहीं है। आज झारखंड के बच्चे, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? लंदन में पढ़ रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में पढ़ रहे हैं और वहां नौकरी ले रहे हैं। और पढ़ सिर्फ अपने पैसे पे नहीं, 100% स्कॉलरशिप किसने दी? ये किसकी सोच थी? ये हेमंत सोरेन जी की सोच थी कि यहाँ का बच्चा भी विदेश जाकर के, विलायत जाकर के पढ़ाई करे और वही नौकरी करे। ये कैसे संभव हुआ? हेमंत सोरेन जी की सोच के कारण संभव हुआ। तो इससे डर है। बिल्कुल।
इसी के रिगार्डिंग मेरा एक सवाल है। बहुत बढ़िया कि हमारे झारखंड के बच्चे बाहर विदेश में जाके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की क्योंकि पॉलिटिकल बातें काफी ज्यादा हो गई, अब थोड़े एस्पिरेंट्स के नजरिए से हम बात करते हैं। जो अभ्यर्थी सालों से तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जेपीएससी जैसे की परीक्षा क्यों दें, हर बार पेपर लीक होती है। बिहार से वो कंपेयर कर रहे हैं कि अब तो बिहार भी सुधर चुका है। अभी देखिए बीपीएससी डीपीआरओ का एग्जाम हुआ, तुरंत रिजल्ट आया, पोस्टिंग कर दी गई, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन झारखंड की स्थिति जल्द की तरह। देखिए, ये जो पेपर लीक की जो समस्या है, ये अपराध है और इसके लिए माननीय हेमंत सोरेन जी की सोच थी और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने, विधानसभा ने, कैबिनेट ने कानून पास करने का काम किया कि जो भी इस तरीके के गड़बड़ी में शामिल होगा, करोड़ रुपया जुर्माना और 10 साल की सजा। ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक कानून बनाने का काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया। लेकिन यूपी में पेपर लीक होता है, बिहार में पेपर लीक होता है, तो झारखंड की पुलिस जाकर के हजारीबाग से पकड़ के भेजने का काम करती है। और झारखंड में यदि पेपर लीक होता है तो देन एंड देयर, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, देन एंड देयर जो अध्यक्ष होते हैं, हालांकि इस्तीफा देने की परंपरा है, लेकिन बिना बोले कोई इस्तीफा दे देगा क्या उतने बड़े पद से? ये हमारी सरकार ने देन एंड देयर इस्तीफा और देन एंड देयर परीक्षा स्थगित। हमने परीक्षा को कंटिन्यू नहीं किया। परीक्षा को, ये पेपर लीक होने के बाद व्यापम, अरे आज तक हत्याएं हो रही हैं व्यापम के बारे में। अगर मैं यहां से व्यापम के बारे में बोल दूंगा तो मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के नेता हो सकता है खोजते खोजते आ जाए। मैं बड़ी बात कह दे रहा हूं, इतना बड़ा घोटाला था व्यापम। जेपीएससी, मैं आप ही के सवाल पर आ रहा हूं, यही बाबूलाल मरांडी जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जेपीएससी का आयोग का गठन किया। जेल में चक्की पीस रहे थे कौन? जेपीएससी के अध्यक्ष, सदस्य, सचिव, सब जेल गए। किसमें जेल गए? सेटिंग करवाई। सीधे तौर पर मैं ये बात कर रहा हूं, सारा दस्तर सीबीआई जांच चल रही है। हमने तो कम से कम नौकरी देने का काम किया और जहां पे गड़बड़ी हुई उसको वहीं पे दबाने का, उसको रोकने का, खत्म करने का काम किया। ये तो गड़बड़ियां होने देते हैं। 19 को 119 बनाते हैं ये पेपर में, ये तो सेटिंग से पास करवाते हैं लोगों को। और वो अधिकारी आज भी मौजूद हैं, बड़े बड़े नेताओं के रिलेटिव्स। तो क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं, अगर आपकी सरकार बनती है, आप इस बात की गारंटी लेते हैं कि अब कोई भी पेपर लीक नहीं होगा और देश के जो भविष्य है उनके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं? देखिए, हम समझते हैं कि देश के स्तर पर इस पर कड़ा कानून बनना चाहिए कि ये पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं रह गया। इस पे कोई ना कोई बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा होता है जो हर राज्य में एक्टिव होता है। तो देश के स्तर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अपने 10 साल के कार्यकाल में कहते हैं कि बॉर्डर से घुसपैठिए आ गए, अरे भाई बॉर्डर पर तो AK-47 लेकर आप बैठे हैं, राज्य सरकार तो नहीं बैठी है। तो उसी प्रकार से कड़ा कानून बनाने की जरूरत है देश स्तर पर। बिल्कुल तनुज को कि वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन एक दो लास्ट आखिरी सवाल ले लेते हैं। वो ये कि 14 में से 14 सीटों पर एनडीए का दावा है कि वो जीत हासिल करते जा रहे हैं। 12 पर उन्होंने पिछली बार जीत हासिल किया था 2019 में। 13वां जो चाईबासा की एमपी थी वो इस बार बीजेपी के साथ चली गई है। इस बार वो ये कह रहे हैं कि आप लोग का डब्बा गोल हो जाएगा। देखिए, एनडीए के बारे में तो अभी कुछ दिन पहले राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कुतुब मीनार से कूदे हुए नेता, देखिए हमारे पास उतनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन के पास उतना तकनीक नहीं है, एसेसरीज नहीं, पढ़े लिखे लोग जरूर हैं, लेकिन वीडियो एडिट करना ये सब हमें नहीं आता है। भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल बाबूलाल मरांडी जी के पेज में वो मैंने वीडियो देखा, उसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि एनडीए तो भ्रष्टाचारियों की जमात है, इसको उखाड़ के फेंक देना है। तो ये क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। इनके पास अब ये सच बयां कर रहे हैं दरअसल भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद। इस बीच क्योंकि 29 तारीख को जो खबरें आ रही है आपके ख्याल से, वो ये कि कल्पना सोरेन अपना नामांकन करने जा रही है चुनाव को लेकर, मंडे से लेकर। दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के थिंक टैंक और गिरिडीह के विधायक सुरेश ने एक बयान दिया था और बयान काफी सुर्खियों में भी रहा कि आप उम्मीदवार नहीं, मुख्यमंत्री के समकक्ष एक नेता को चुनकर फिर जीत रहे हैं। तो ये क्या ये मान लिया जाए, जिस तरह से विरोधी दल के भी नेताओं के बयान आ रहे हैं कि कल्पना सोरेन अगर गांडे से चुनाव जीतती है
कि वो झारखंड की अगली मुख्यमंत्री हो? मनीष जी, हमें लगता है कि आपके न्यूज रूम में बैठ करके इस तरीके का डिस्कशन हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है और सबसे पहले तो अभी हम चुनाव में हैं और गांडे विधानसभा ही नहीं, बाकी सारा सभी के सभी लोकसभा की जो सीट है वो हम जीतने जा रहे हैं। और मैंने तो कह दिया कि मैं भागूंगा भी नहीं किसी सवाल से। भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए कि इमेजिनेशन इज नाउ रियलिटी, कल्पना वास्तविकता है। कल्पना वास्तविकता है। चलिए तनुज, आपने इतना वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और तमाम साथियों का भी जिन लोगों ने एक एक करके सवाल पूछे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।